Dear students, have a nice day, all of you, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 30 June 2020. So dear students, don't lose your precious time sitting at home. Sitting at home to use your time, to use your precious time to read your books prescribed by the government. And dear students, I heartily request all of you to advise, to follow the advice of government, stay at home and save the life of your family and yourself. Dear students, in this global epidemic, man is afraid of man. In the history of the world, it is the first time man is running away from man. So remember, problem is not life, but problem is a part of life. Yes, dear students, problem has come, so it will also go away one day. Remember, light comes after darkness and joy comes after sorrow. So dear students, don't lose your patience. Believe in God. Whatever happens will be good. Dear students, as you know, in the previous class, I taught you about letter writing. And I taught you about type and definition of letter writing. But today, I am going to teach you about process of letter writing. So now, attention on the blackboard. मैंने बच्चों आप लोगों को 3 लेटर बताया था, जिसमें एक पर्सनल बताया था, ऑफिशियल बताया था और बिजनेस बताया था। तो जिसमें 2 आपके सिलेबस में है, एक ऑफिशियल और एक बिजनेस। तो ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, जैसे यहाँ पे पहला आपका है ऑफिशियल, लेटर। दूसरा यहाँ पे बच्चों आपका बिजनेस है, लेटर। यस, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों। मैं आपको बता चुका था कि इस ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालय पत्र, और इस बिजनेस लेटर का मतलब होता है व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। ये दोनों जो पत्र होते बच्चों, इन दोनों को कितने खंडों में बांटा गया है? 10। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो 10 कौन कौन से हैं, ब्लैक बोर्ड पे देखना। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंडर्स है, एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। यस। दूसरा था बच्चों इसमें आपका डेट है, इस डेट का मतलब होता है दिनांक। तीसरा इसमें बताया था बच्चों आप लोग को द पोस्ट एंड एड्रेस रिसीवर। पोस्ट का मतलब होता है पद, इस एंड का मतलब होता है और एड्रेस का मतलब होता है पता। आव का मतलब होता है काके की, रिसीवर का मतलब पाने वाला, अर्थात पाने वाले का पद और पता। यस बच्चों। चौथे नंबर पे मैंने आप लोग को बताया था इसमें सब सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। और 5वें नंबर पे आप लोग को बताया था सैल्यूटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। यस। 6 नंबर पे आप लोग को बताया था बच्चों इसमें बॉडी
इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। और 7वें नंबर पे आप लोग को बताया था कर्टेसी। इस कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। 8वें नंबर पे बच्चों आप लोग को बताया था अ कंप्ली, अ मेन, अ टरी, अ क्लोज। इस कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है उपयुक्त, क्लोज का मतलब समापन, यानी कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। 9वें नंबर पे आप लोग को बताया था बच्चों अ सिग, अ नेचर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। और नेक्स्ट एंड लास्ट 10वें नंबर पे आप लोग को बताया था द पोस्ट, आव, अ सिग, अ नेचर। यस बच्चों, द पोस्ट का मतलब होता पद, इस आव का मतलब होता काके की, सिग्नेचर का मतलब होता हस्ताक्षर, यानी हस्ताक्षर करने वाले का पद है। यस बच्चों, अब ये आपका यहां पे चाहे ऑफिशियल लेटर हो, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे बच्चों, चाहे आपका ये ऑफिशियल लेटर हो, इसके भी कितने खंड होंगे, यही 10। और ये आपका बिजनेस लेटर होगा तो इसके भी कितने खंड होंगे, यही 10। नाम दोनों का सेम होता है, जबकि हल करते समय दोनों में कुछ चीजें अलग अलग भरी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि किस तरीके से इन सभी को हल किया जाता है और इनको हल करने का प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या क्या होती है। अगर आप इन 10 फार्मूलों को बेहतर तरीके से समझ गए तो कोई भी पत्र होगा, चाहे जिस विषय पे पत्र आए, वह पत्र आपके लिए एकदम आसान है, यानी इजी हो जाएगा। आप बिना किसी समस्या को उत्पन्न किए किसी भी विषय पे आए हुए पत्र को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यस बच्चों, तो ध्यान देना, इसमें देखो मैंने आपको सबसे पहले लिखा है सेंडर्स एड्रेस। इस सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आज आपको समझाऊंगा कि यह सेंडर एड्रेस कितने लाइन में लिखा जाता है और किस लाइन में क्या क्या आता है। दूसरे नंबर पे आता बच्चों आपका डेट है। इस डेट का मतलब होता है दिनांक है। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि डेट किस दिन की लिखी जाती है और ये किस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे आता बच्चों पोस्ट का मतलब होता पद है। इस एंड का मतलब होता और, एड्रेस का मतलब होता पता, आव का मतलब होता काके की, रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता प्राप्त करना, यानी पाने वाले का पद और पता। आज बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि पाने वाले का पद और पता कितने लाइन में आता है, किस लाइन में क्या आता है और इसके बाद कितने लाइन को छोड़ा जाता है। यस बच्चों, चौथे नंबर पे यहां पे आता आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का मतलब विषय। ये कहां से लाओगे, किस तरीके से लिखोगे, ये भी बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा। पांचवें नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता संबोधन, यानी संबोधन के रूप में क्या क्या आता है और उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, यह भी मैं आज आपको समझाऊंगा। 6 नंबर पे आता बच्चों बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। अब इसके मुख्य भाग के शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, यह मैं आपको समझाऊंगा। यस, बीच में जो है 4 या 5 सेंटेंस आपको इस विषय के अनुसार लिखना होता है। इस विषय के अनुसार लिखना होता है। कैसे क्या लिखा जाएगा यह भी मैं आपको समझाऊंगा। 7 नंबर पे आता है कर्टेसी।
इस कर्टेसी का मतलब होता शिष्टाचार। शिष्टाचार के रूप में क्या आता है, कैसे लिखा जाता है, यह भी आपको बताया जाएगा। फिर बच्चों कंप्लीमेंट्री क्लॉज, इस कंप्लीमेंट्री क्लॉज का मतलब होता है उपयुक्त समापन, यानी उपयुक्त समापन के रूप में ऑफिशियल लेटर में क्या लिखा जाता है और बिजनेस लेटर में क्या लिखा जाता है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो कंप्लीमेंट्री क्लोज है, अगर ये आपका ऑफिशियल लेटर होगा तो क्या आएगा, और अगर ये कंप्लीमेंट्री क्लोज बिजनेस लेटर हो गया तो उसमें क्या लिखा जाएगा, ये आपको मैं समझाऊंगा। फिर बच्चों यहां पे है सिग्नेचर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हस्ताक्षर कितने होते हैं, दो। एक फुल सिग्नेचर होता है, दूसरा हाफ सिग्नेचर होता है। फुल सिग्नेचर का मतलब होता पूर्ण हस्ताक्षर और हाफ सिग्नेचर का मतलब होता अपूर्ण हस्ताक्षर। तो लेटर लिखते समय हमेशा हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फुल नेचर अर्थात पूर्ण हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। अगर बच्चों ये प्रश्न में उस पत्र को लिखने वाला अर्थात पत्र को भेजने वाले का नाम दिया होगा तो आप उसे लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा तो किसी न किसी का नाम आपको अवश्य लिखना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं फुल सिग्नेचर। फुल सिग्नेचर का मतलब पूर्ण हस्ताक्षर। अब बच्चों नेक्स्ट आता है पोस्ट का मतलब होता पद, आव का मतलब होता काके की, सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर। जो भी व्यक्ति हस्ताक्षर करता है उसी के नीचे वो अपना पद भी लिखता है। कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा, किस किस लेटर में ये आएगा और किस किस में ये नहीं आएगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यस बच्चों, अगर आपका लेटर या ऑफिशियल में एक आपके सिलेबस में है जॉब वैकेंसी, अगर जॉब वैकेंसी हुआ तो उसमें कुल बच्चों आपका 11 खंड आता है। वो 11वां खंड जो होता है वो क्या होता है, बायोडाटा, या तो यहां पे होगा रिज्यूम, या तो बच्चों होगा यहां पे सीवी। इन तीनों में से कोई एक होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस बायोडाटा के अंदर या रिज्यूम के अंदर या सीवी के अंदर क्या क्या भरा जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपका पत्र जॉब वैकेंसी हुआ तो उसमें 10 के बाद 11वां खंड आएगा, और 11वां खंड जो होगा वो बायोडाटा या तो रिज्यूम आएगा या तो सीवी। ये तीनों नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा, और इसके अंदर क्या क्या भरा जाएगा वो भी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। यस बच्चों, तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि सेंडर एड्रेस कैसे लिखा जाएगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लेटर हल करते समय जो कुछ भी आपको शुरुआत करना होगा वो सब कुछ है लेफ्ट हैंड साइड। यस बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाईं तरफ, यानी इसमें से कोई भी टॉपिक जिसको आपको शुरू करना होगा तो उसको कहां से शुरुआत करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाईं तरफ से ही शुरुआत किया जाएगा। याद रहे बच्चों, इसमें से एक भी टॉपिक को आप दाहिनी तरफ से नहीं शुरू कर सकते। याद रहे कि जो कुछ भी लिखना होगा सबका शुरुआत किस तरफ से होगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाई तरफ से ही शुरुआत किया जाएगा। यस बच्चों, मैं ये अनुमान लगाता हूं, ये मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये प्रोसेस क्लियर होगा। अब मैं इनमें से हर एक को अलग अलग करके पढ़ाने जा रहा हूं। यस, पढ़ाने के बाद सभी को मिला करके एक साथ कर दूंगा, अपने आप बन जाएगा बच्चों आपका लेटर। यस, तो आप लोग सभी
इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पढ़ना, क्योंकि जितने भी लेटर हैं उन सभी लेटर का ये बच्चों जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सबका जान है, सबका हृदय है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप किसी भी लेटर को बेहतर तरीके से नहीं हल कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको इस विषय पर कमांड करना होगा कि ये कितने लाइन में आता है, कहां आता है, इसमें से कौन सी टॉपिक किस नंबर पे आती है, कैसे आती है, कहां लिखा जाता है। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंडर एड्रेस कितने लाइन में आता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो बच्चों, मैं आपको पहला खंड पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या, यहां पे ध्यान दो, पहला आपका असेंडर्स है, एड्रेस, यही आपका पहला खंड था। सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। एकदम केयरफुल होकर के देखना बच्चों, ये सेंडर एड्रेस आपको कहां लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ सबसे ऊपर आपको भेजने वाले का पता लिखना होगा। अब ये भेजने वाले का पता बच्चों या तो आपका 3 लाइन में आएगा, बताइए कितने लाइन में आएगा, 3 लाइन में आएगा। यस, या तो बच्चों यह आपका कितने लाइन में आएगा, 2 लाइन में आएगा। आप ध्यान दो बच्चों कि ये भेजने वाले का पता आपको बाईं तरफ लिखना है सबसे ऊपर। या तो बच्चों 3 लाइन में आएगा या तो कितने लाइन में आएगा, 2 लाइन में आएगा। ध्यान दो आप, कभी कभी यह भेजने वाले का पता जो होता है प्रश्न में होता है। अगर प्रश्न में है तो आपको उसे ही लिखना पड़ेगा। अगर प्रश्न में भेजने वाले का पता नहीं होगा तो आपको कोई न कोई पता बना करके जरूर है बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा। फिर से सुनना बच्चों, ये कभी कभी भेजने वाले का पता प्रश्न जो दिया होगा उसमें होता है। अगर उसमें है तो उसको लिखोगे, अगर मान लो प्रश्न में नहीं है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। तब आपको कोई न कोई एड्रेस बनाना होगा। अब अगर बनाना होगा तो या तो आप 3 लाइन में बना सकते हो या तो 2 लाइन में बना सकते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ध्यान दो, अगर 3 लाइन में बनाना होगा तो इसके पहली लाइन में क्या आएगा, दूसरी लाइन में क्या आएगा और तीसरी लाइन में क्या आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, मैं पहली लाइन की बात करने जा रहा हूं बच्चों। इसके पहली लाइन में यहां पे वार्ड है, नंबर है, वार्ड नंबर आएगा। या तो बच्चों यहां पे हाउस है, नंबर है, हाउस नंबर आएगा। या तो बच्चों यहां पे स्ट्रीट है, नंबर। यस है, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप, यहां पे 3 दिया बच्चों, वार्ड नंबर अर्थात वार्ड संख्या। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि वार्ड संख्या क्या होता है। अगर आपका घर नगर परिषद के अंतर्गत आता होगा तो उस नगर परिषद में आप देखते होंगे वार्ड पंच चुने जाते हैं, तो वार्ड संख्या क्या होता है, जैसे वार्ड संख्या 15 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गई, 65 हो गई। ये बच्चों आपका क्या होता है, वार्ड नंबर। यस, अगर वार्ड नंबर नहीं होगा तो हाउस नंबर है। हाउस नंबर का मतलब भी मकान संख्या होता है। अगर हाउस नंबर नहीं होगा तो स्ट्रीट नंबर है।
स्ट्रीट नंबर का मतलब होता है गली संख्या। अब बच्चों इन तीनों में से कोई एक होगा, यस, इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा। अब मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आपको यह बता दे रहा हूं कि ये वार्ड नंबर, हाउस नंबर और ये गली नंबर होता है, इसमें लिखा क्या जाता है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, इसमें बच्चों आपका 2 का मतलब होता है 2, ठीक है, डिजिट है, नम, बर्स है। 2 का मतलब होता है 2, डिजिट का मतलब होता अंक है, नंबर का मतलब संख्या। 2 अंकों की संख्या आएगी, या तो बच्चों यहां पे 3 का मतलब होता 3 है, डिजिट है, नंबर्स है, या 3 का मतलब होता 3, डिजिट का मतलब होता अंक है, नंबर का मतलब संख्या। या तो बच्चों इस वार्ड नंबर, हाउस नंबर और गली नंबर में या तो आपको 2 अंकों की संख्या लिखना होगा, या तो आपको 3 अंकों की कोई न कोई संख्या लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां पे दिया आपको 46 है, 2 अंक की देखो हो गई। अब यहां पे कामा कर देंगे, 3 अंक की जैसे 165 कामा कर दिया, ये देखो 2 अंक हो गई, और ये यहां पे 3 अंकों की। तो अब बच्चों जैसे मैंने 46 लिखा, तो अभी 46 जो है हमारा वार्ड नंबर भी हो सकता है, हाउस नंबर भी हो सकता है, गली नंबर हो सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि लिखा इसको हमने अपने मन से। तो इन तीनों में से ये कोई एक हो सकता है। तो आप सबसे पहले जब सेंडर एड्रेस लिखोगे तो उसमें 2 अंकों की या 3 अंकों की कोई न कोई संख्या लिखना पड़ेगा, और उसके तुरंत बाद बताओ बच्चों किसका उपयोग करोगे? कामा का। यस, अब आ जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पे लिख दिया अब 46 है, अब ये कर दिया कामा। यस बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, इसी में एक टॉपिक और आएगा, एक चीज और आएगा। वो क्या आएगा? ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे यहां पे हो गया द नेम आव न अगर नगर का नाम, या तो बच्चों यहां पे कॉलोनी का नाम, या तो बच्चों यहां पे स्ट्रीट है, गली का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता है नाम, इस आव का मतलब होता है काके की नगर का नाम आएगा, या कॉलोनी का नाम आएगा, या गली का नाम आएगा। तीनों नहीं आएंगे बच्चों, इन तीनों में से भी कोई एक आएगा, और इसके प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वह हमेशा कैपिटल है, ले अटर्स है। इन जो भी होगा प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वह कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। नहीं क्लियर होगा बच्चों आपको? फिर से देखो यहां पे आपने वार्ड नंबर, हाउस नंबर या गली नंबर लिख दिया, 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या। जैसे मैंने 46 लिख करके यहां पे क्या कर दिया? कामा। तो इसी में एक चीज और आती, क्या? देखो यहां पे द नेम ऑफ नगर है, नगर का नाम, या तो कॉलोनी का नाम, या तो गली का नाम। ये तीनों नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों में से कोई एक आएगा। यस, जिसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो होगा वह कैसे होगा? कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना, जैसे हमको रामनगर लिखना है तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? राम नगर। अब देखो इस रामनगर नगर का नाम है, इसमें आर को मैंने बड़े से लिखा और इसमें एन को मैंने बड़े से लिखा। यस, जैसे हमको लिखना है राय कॉलोनी, तो अब देखो यहां पे राय कॉलोनी, ये देखो कॉलोनी हो गया, इसमें आर मैंने बड़े से लिखा, इसमें सी मैंने बड़े से लिखा। तो इस तरीके से बच्चों उसी पहले लाइन में नगर का नाम, यस, या कॉलोनी का नाम या गली का नाम, इन तीनों में से कोई एक आएगा, और जिसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर है बड़े से लिखा जाएगा।
जैसे बच्चों यहां पे मैंने 46 लिख करके कामा कर दिया। अब यहां पे लिखना जैसे राय कॉलोनी, तो यहां पे मैंने लिख दिया राय कॉलोनी। अब आप लोग देख लो, इस राय में आर बड़े से है, कॉलोनी में सी मैंने बड़े से लिखा। तो ये बच्चों प्रोसेस जो है सेंडर एड्रेस के पहले लाइन का है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि सेंडर एड्रेस के जो 3 लाइन होगा उसमें से जो पहला लाइन होगा उसमें क्या आएगा। तो देखो इन तीनों में से कोई एक, वार्ड नंबर, हाउस नंबर या गली नंबर, इन तीनों में से कोई एक। यस, इसमें आएगा क्या ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें 2 अंकों की कोई संख्या या तो 3 अंकों की कोई संख्या आएगी। यस, आप अपनी मर्जी से या तो 2 अंक की या तो 3 अंकों की संख्या बना लेना। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे 46 बनाया, यहाँ पे 165 बनाया। इसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या आएगा, कामा। यस बच्चों, देखो यहाँ पे 46 के बाद कामा कर दिया। इसी में एक चीज और आता बच्चों, वो भी आपको बताया, जैसे द नेम ऑफ, नगर का नाम, कॉलोनी का नाम या गली का नाम, ये तीनों नहीं आएगा। इन तीनों में से कोई एक आएगा जिसके प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कैसे आएगा, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पे लिखा मैंने राय कॉलोनी, इस राय में आर बड़े से लिखा हूं, कॉलोनी में सी बड़े से लिखा हूं। यस बच्चों, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरे इस सेंडर एड्रेस की पहली लाइन आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। अब आते हैं बच्चों इस सेंडर एड्रेस के दूसरी लाइन में क्या आता है। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, इस सेंडर एड्रेस के दूसरी लाइन में जो है वो आता बच्चों द नेम, आव, एरिया या रोड है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता है नाव, आव का मतलब होता है काके की, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र या रोड का मतलब होता है सड़क। ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। अब ये दोनों नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो एरिया का नाम आएगा या तो रोड का नाम आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा और इसके भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो होगा वह कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। यस बच्चों, आप ध्यान रखना कि चाहे आपका कोई नगर हो, यस, चाहे नगर हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे गली हो, एकदम 100% निश्चित है कि वह किसी न किसी एरिया क्षेत्र में होगा। अगर क्षेत्र में नहीं है तो किसी न किसी रोड पे होगा। यस, आप अपने आसपास की चाहे जो भी, चाहे नगर हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे गली हो, आप खुद पता कर लेना, या तो वह किसी न किसी एरिया क्षेत्र में होगा, अगर क्षेत्र में नहीं है तो किसी न किसी रोड पे होगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा बच्चों, चाहे आपका एरिया आ सकता है या रोड आ सकता है, और उसकी भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा। यस, जैसे ये राय कॉलोनी है, ये स्टेशन रोड पे आती है, तो अब यहां पे हमने लिख दिया बच्चों इस स्टेशन, रो, ड। अब देख लो आप लोग, इस स्टेशन में मैंने यस बड़े से लिख दिया। ध्यान देना आप लोग ब्लैक बोर्ड पे, ये मैंने यहाँ पे दूसरे खंड की बात, दूसरी लाइन की बात कर दिया। अब यहाँ पे ये जो तीसरी लाइन है, इस तीसरी लाइन में आता है बच्चों केवल एक, क्या आता है, द नेम, आव, डिस, टेक। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिले का नाम। ध्यान दो बच्चों, इस नेम का मतलब होता है नाम, आव का मतलब होता है काके की, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला। यानी तीसरे लाइन में जिले का नाम आता है, और इस जिले के नाम का भी प्रत्येक शब्द का अर्थात जो पहला अक्षर होगा वह कैसे होगा, कैपिटल है, लेटर्स है। यानी कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे बच्चों यानी 46 कामा राय कॉलोनी स्टेशन रोड है, ये किस जिले में आता है, बाड़मेर।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बाड़मेर। अब आप लोग देखो इस बाड़मेर में बी मैंने कैसे लिखा, बड़े से। तो यस प्यारे विद्यार्थियों, यह आप लोग की पहली टॉपिक है सेंडर एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता कहाँ आएगा। यह आपका बाईं तरफ सबसे ऊपर आएगा। कितनी लाइन में आएगा, 3 लाइन में आएगा, या तो हम लोग इसे 2 लाइन में लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अगर 2 लाइन में लिखना होगा, अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ने यहाँ पे 3 लाइन में तो बता दिया, 2 लाइन में कैसे आएगा। अगर 2 लाइन में लिखना होगा तो यह आपका जो रोड या एरिया है इसको नहीं लिखना पड़ेगा। तब आपको केवल जैसे यहाँ पे 165, अब यहाँ पे लिख दिया रामनगर, एरिया रोड का नाम न लिख करके दूसरे लाइन में जिले का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया बाड़मेर। यस बच्चों, तो इस तरीके से हम 2 लाइन में लिखते हैं और इस तरीके से हम 3 लाइन में लिखते हैं। अब आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप 3 लाइन में लिखते हो कि आप 2 लाइन में लिखते हो, लेकिन कहाँ, बाईं तरफ सबसे ऊपर। यस, ये बच्चों था आपका रूल नंबर फर्स्ट है। अब ध्यान देना, इसके बाद आपको 1 लाइन, बोलो बच्चों कितनी लाइन, 1 लाइन। इसके बाद आपको 1 लाइन छोड़ना पड़ेगा। बताइए कितनी लाइन, 1 लाइन। इसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आएगा आपका रूल नंबर सेकंड। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, रूल नंबर सेकंड है बच्चों आपका डेट है। इस डेट का मतलब होता है दिनांक। ब्लैक बोर्ड पे देखना, डेट का मतलब क्या होता, दिनांक। इसमें क्या क्या आता है, इसमें बच्चों डेट आता है, प्लस है मंथ आता है, और प्लस है ईयर आता है। या आप इस मंथ को पहले लिख लो, जैसे मंथ हो गया, अब यहाँ पे डेट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कामा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ईयर। यस बच्चों, अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, चाहे तो आप पहले की तरह लिखो, चाहे तो आप दूसरे प्रोसेस से लिखो। दोनों में अंतर है कि यहाँ पे डेट के बाद कामा आएगा, मंथ पहले आ गया। अब आप याद रखना कि अगर ये मंथ है बीच में आएगा तो भी इसका पहला अक्षर जो होगा वह कैसे होगा, कैपिटल है, लेटर, यानी कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से होगा। अगर ये पहले भी आएगा तो भी इसका पहला अक्षर है कैसे होगा, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर ने तो बता दिया कि डेट मंथ और ईयर आएगा, लेकिन किस दिन का आएगा। तो ध्यान दो, जिस दिन आप इस पत्र को सॉल्व करोगे उसी दिन की डेट मंथ और ईयर आएगा। सपोज दैट जैसे हम आज पत्र को सॉल्व कर रहे हैं तो डेट मंथ जो होगी वह आज की आएगी, अगर कल सॉल्व करेंगे तो कल की आएगी। मान लो आपका एग्जाम जो है यानी मार्च 2021 में होगा तो डेट मंथ ईयर मार्च 2021 की आएगी। यानी आई मीन जिस दिन आप इस पत्र को सॉल्व करोगे उसी दिन है कि डेट है, मंथ और ईयर आएगी। यस बच्चों, अब ध्यान रखना, इस डेट के बाद कभी कभी बच्चों एसटी आता है, तो कभी कभी बच्चों एनडी आता है, तो कभी कभी बच्चों आरडी आता है। अब आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखो कि इस डेट के बाद कभी कभी एसटी आएगा, तो कभी कभी एनडी आएगा, तो कभी कभी आरडी आएगा, तो कभी कभी बच्चों टीएच भी आता है। कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे आपकी बच्चों यहाँ पे अगर
1 तारीख हो गई। बताओ कितनी तारीख हो गई? 1। तो आप जानते हो ये यहाँ पे जो मैंने एसटी निकाला है ये कहाँ से निकाला है? अब फर्स्ट है, यस फर्स्ट होता है। तो देखो इसके अंत में यहाँ पे क्या आ गया? एसटी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाल के रखा? एसटी। जैसे यहाँ पे एनडी जो है वो सेकंड से निकाला हूं, देखो अंत में क्या आ गया? एनडी। और यहाँ पे आरडी जो है वो यहाँ पे थर्ड से निकाल रहा हूं, देखो अंत में क्या है? आरडी। यस। तो अगर आपकी डेट है जैसे 1 हो गई तो इसमें क्या लगेगा? फर्स्ट है। अब यहाँ पे लगेगा एसटी। अगर आपकी तारीख 2 हो गई तो क्या लगेगा बच्चों? यहाँ पे एनडी। अगर आपकी तारीख 3 हो गई तो बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? आरडी। यस, ध्यान है कि अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ब्लैक बोर्ड पे देखो आपकी तारीख होती क्या बच्चों? 1 से लेकर के 31 तक। यस, आपकी डेट जो होती है वह 1 से लेकर के 31 तक होती है। तो 1 होगा तो एसटी, 2 होगा तो एनडी, 3 होगा तो आरडी। अब ब्लैक बोर्ड पे देखो जैसे 21 होगा तो भी यहाँ पे क्या लगेगा? एसटी। जैसे 22 होगा तो भी क्या लगेगा? एनडी। अगर 23 होगा तो क्या लगेगा? आरडी। फिर उसके बाद बच्चों अगर 31 तारीख होगा तो भी क्या लगेगा? एसटी। इन सभी को छोड़ करके बाकी कोई भी डेट होगी बताओ उसमें क्या लगेगा? टीएच। यस। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि अगर सर यहाँ पे 6 हो गया तो क्या लगेगा? तो आप तो जानते हो इसमें क्या लगेगा? टीएच। जैसे आपकी अगर यहाँ पे 10 तारीख हो गई तो इसमें भी क्या लगेगा? टीएच। यस। जैसे यहाँ पे आपकी अगर 16 तारीख हो गई तो इसमें भी क्या लगेगा? टीएच। तो मैं विद्यार्थियों आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे 1 हो गई, 21 हो गई और 31 हो गई। इन तीनों में क्या लगेगा? एसटी। यस। 2 हो गई, 22 हो गई, 32 तारीख होती नहीं। इन दोनों में क्या लगेगा? एनडी। यस। 3 हो गई और 23 हो गई, इन दोनों में क्या लगेगा? आरडी। बाकी सभी में क्या लगेगा? टीएच। यस। बोलो क्लियर है? ध्यान देना फिर से। 1 हो गई, जैसे यहाँ पे 1 हो गई, 21 हो गई, 31 हो गई, इन तीनों में क्या लगेगा? एसटी। 2 हो गया, 22 हो गई, इन दोनों में क्या लगेगी? एनडी। 3 हो गया, 23 हो गई, इन दोनों में क्या लगेगा? आरडी। और बाकी हर जगह बताइए क्या लगेगा? टीएच। तो अब मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग डेट बना लोगे। जैसे यहाँ पे हमको अगर डेट लिखना है जैसे 10 जून 2020 तो क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे 10 लिख दिया, अब यहाँ पे टीएच, फिर यहाँ पे जून है 2020 है, ऐसे लिख दिया। अब इस फार्मूले से लिखना होगा तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जून है, यस है, और 10th है, कामा 2020 है। अब इन दोनों फार्मूलों में से किसी एक से आप इसको हल कर सकते हो। यस बच्चों। फॉर एग्जाम्पल के लिए और देखो, जैसे अगर हमको 3 जुलाई 2020 लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों जैसे 3rd है, अब यहाँ पे लिख दिया जुलाई 2020 है। यस। जैसे हमको 1 अगस्त 2020 लिखना है तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1st है, अब हो जाएगा अगस्त 2020 है। यस बच्चों। तो अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को डेट मंथ ईयर लिखने आ गया होगा। ये किस दिन का लिखा जाएगा? जिस दिन आप उस पत्र को लिखोगे उसी दिन की डेट मंथ और ईयर आएगी। यस बच्चों। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आपका भेजने वाले का अब पता हो गया। अब इसी भेजने वाले के पता के नीचे एक लाइन छोड़ करके आपको डेट लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा 16th है, यस, जुलाई
2020 है, यह आपका डेट लिख दिया। यस। अब बच्चों ध्यान दो, सेंडर एड्रेस के बाद आपने कितनी लाइन छोड़ा? एक लाइन। अब इस डेट के बाद भी कितनी लाइन छोड़ना है? एक लाइन। फिर से सुनो बच्चों, इस डेट के बाद भी कितनी लाइन छोड़ना है? एक। यस। अब आपका आएगा रूल नंबर 3 अर्थात तीसरा, द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी पाने वाले का पद और पता। ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। ये लो बच्चों, आप लोग अपना रूल नंबर 3 है, द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द पोस्ट का मतलब होता है पद, एंड का मतलब होता और, एड्रेस का मतलब होता पता, आव का मतलब होता काके की, रिसीवर का मतलब प्राप्त करना, यानी पाने वाले का पद और पता। ये जो पाने वाले का पद और पता होता बच्चों, ये अक्सर 100% मान के चलो कि प्रश्न में दिया होता है। लेकिन याद रहे, कभी कभी इसके सारे प्रोसेस देते हैं, तो कभी कभी इसके कुछ प्रोसेस दिया होगा और कुछ नहीं दिया होता है। तो जो दिया होगा उसी को देख करके बाकी आगे वाला प्रोसेस आपको बनाना पड़ता है। तो ध्यान दो, ये जो तीसरे नंबर पे आता है पाने वाले का पद और पता, तो ये बच्चों आपका 3 लाइन में भी लिखा जा सकता है और इसे 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है। फिर से सुनना बच्चों, ये जो पाने वाले का पद और पता होता है, इसको 3 लाइन में लिखा जा सकता है और इसे कभी कभी 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पहले लाइन में क्या आएगा, दूसरे लाइन में क्या आएगा और तीसरे लाइन में क्या आएगा। लो बेटा, पहले लाइन की बात कर रहा हूं, तो इसके पहले लाइन में आएगा द नेम ऑफ अ पोस्ट, यानी पद का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखो, नेम का मतलब होता नाम, पोस्ट का मतलब होता पद है, यानी सबसे पहली लाइन में पद का नाम आएगा। अब जैसे मेरा पद क्या हो गया? लेक्चरर। आपका पद क्या हो गया? स्टूडेंट। जैसे प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, ये पद आएगा बच्चों। यस। अब ये ध्यान रखना, जो पद होगा उसके नाम का जो पहला अक्षर होगा वह हमेशा कैपिटल है, लेटर्स है, यानी कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। और ध्यान दो बच्चों, इस पद के नाम से पहले आपको आर्टिकल के रूप में किसका उपयोग करना होगा? द का। ध्यान दो, इस आर्टिकल का मतलब होता पद है, तो जो भी पद होगा, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद है। जो भी पद होगा उस पद के पहला अक्षर बड़े से आएगा और उस पद के नाम से पहले आर्टिकल के रूप में क्या आएगा? द आएगा। जैसे यहां पे हो गया बच्चों आपका द, अ प्रिन, अ सी, अ प ल। यस, द प्रिंसिपल। जैसे यहां पे हो गया बच्चों अ द, अ डाई, अ रे, अ टर, द डायरेक्टर। यस बच्चों, जैसे यहां पे हो गया अ द, अ मैं, अ ने, जर। इस तरीके से बच्चों पद आएगा। देखो यहां पर भी इससे पहले आर्टिकल द लिखा हूं, इससे पहले भी आर्टिकल द लिखा हूं, यहां पर भी देखो इससे पहले आर्टिकल द लिखा हूं। तो इसके पहले लाइन में सबसे पहले पद का नाम आएगा, उस पद के नाम का पहला अक्षर बड़े से होगा, उससे पहले आर्टिकल उपपद के रूप में क्या आएगा? द आएगा।
अब आ जाओ बेटा, इसके दूसरी लाइन में क्या आता है वो मैं बताने जा रहा हूं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इसके दूसरी लाइन में आता बच्चों द नेम ऑफ यस इंस्टीट्यूशन। यस, इस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान, अर्थात संस्था का नाम। या तो बच्चों यहां पे अपनी कंपनी का नाम, या तो बच्चों यहां पे कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समिति का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये बेटा तीनों नहीं आएगा। यस, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता नाम, आव है, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता संस्था, संस्था का नाम आएगा। या तो द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम आएगा, या द नेम ऑफ कम्युनिटी, समिति का नाम आएगा। तीनों नहीं आएगा, जब आएगा तब इन तीनों में से कोई एक आएगा। लेकिन याद रहे, उसके भी प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वह हमेशा कैपिटल है। अ लेटर, यानी कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। यस बच्चों, जैसे ये प्रिंसिपल है तो अब किस संस्था का है उस संस्था का नाम लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दर, रेसा, बल्स है, सीनियर नाबल्स है, एकेडमी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस, तो देखो बच्चों, इस मदर में एम बड़े से लिखा, टेरेसा में टी बड़े से लिखा, नॉबल्स में एन बड़े से लिखा। तो इस तरीके से उस संस्था, समिति या कंपनी का नाम आएगा। इन तीनों में से कोई एक आएगा और इसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से आएगा। यस, ये रहा बच्चों आपके दूसरी लाइन का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसके तीसरी लाइन में क्या आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, इसके तीसरी लाइन में आएगा यहां पे अप्रा, अपर है, अप्लेस है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस प्रॉपर प्लेस का मतलब होता है उचित स्थान। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि उचित स्थान क्या? आई मीन बेटा कि ये जो संस्था है या समिति है या कंपनी है, ये किस प्रॉपर स्थान पे सिचुएटेड का मतलब बसा है, स्थित है, उस प्रॉपर स्थान का नाम। उसके भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा। यस, इसीलिए मैंने कहा प्रॉपर प्लेस का मतलब उचित स्थान। इसी के बाद बेटा कामा करोगे। अब इसी में आएगा आपका द नेम, आव, डिस, टिक। यानी डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिले का नाम। इस जिले के नाम का भी पहला अक्षर कैसे होगा? बड़े से। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, मैं एक बेहतर चीज बताने जा रहा हूं आपको। क्या कि देखो, ये दो चीज इसमें आया, प्रॉपर प्लेस आया और जिले का नाम आया। तो आप इस प्रॉपर प्लेस को न लिख करके केवल जिले का ही नाम लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। आप प्रॉपर प्लेस लिख भी सकते हो और आप नहीं भी लिख सकते हो। अगर प्रॉपर प्लेस लिखोगे तो यहाँ पे कामा करना होगा, अगर नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट जिले का नाम होगा। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा 12 मई। तो ये देखो आपका तीसरे नंबर की फार्मूला हो गया, पाने वाले का पद और पता। एक बार बच्चों फिर से रिवाइव कर लेना। देखो, इसके पहले लाइन में उस संस्था का नाम आया, उस संस्था के नाम के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से आया। उससे पहले आर्टिकल के रूप में द आया। दूसरे में संस्था, कंपनी और समिति का नाम। इन तीनों में से कोई एक जिसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा। तीसरी लाइन में प्रॉपर प्लेस है, कामा और जिले का नाम। ये दोनों भी आ सकता है। इन दोनों में से
केवल जिले का नाम भी लिख सकते हो, इस प्रॉपर प्लेस की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उसका भी पहला अक्षर बड़े से होगा। जैसे मैंने बाड़मेर में बी कैसे लिखा, बड़े से। यस विद्यार्थियों, अब ये हमारा 3 खंड हो गया। सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ दिया, डेट एक लाइन छोड़ करके पाने वाले का पद और पता। यस बेटा, अब ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पाने वाले का पद और पता के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देना होगा। कितनी लाइन छोड़ना होगा बच्चों? एक लाइन छोड़ देना होगा। अब आपका आएगा रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट, विषय। यस विद्यार्थियों, अब देखो इसकी 4 नियम है आपका। क्या? सब है, अजेक्ट है, इस है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय। ब्लैक बोर्ड पे देखना, किस विषय पे बच्चों आपको पत्र लिखना है, ये आपको सोचने की विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपको प्रश्न में दिया होता है। मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कि प्रश्न से विषय निकाला कैसे जाता है, आपको पता कैसे चलेगा कि प्रश्न में ये विषय है। ठीक है, अब ये हल कराऊंगा तब समझाऊंगा। यहां पे सुनो, इसको लिखा कैसे जाएगा। तो ये जैसे यहां पे आपने पाने वाले का पद और पता लिख दिया, अब इसके नीचे आपने क्या किया? एक लाइन छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद इसी जगह आपको हेडिंग डालना होगा, सब्जेक्ट, डैश कर दिया। अब जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब कुछ बच्चों प्रश्न में दिया होगा, उसको ला करके यहाँ पे लिख दोगे। और एक काम करना होता, क्या? इसको हाईलाइट करना होता है। अब हाईलाइट करने का मतलब इसको गाढ़ा करना होगा, गहरा करना होगा। जिस पेन से आप इस लेटर को हल करना, उसी पेन से उस पे डबल चला देना, वो अपने आप गहरा हो जाएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है, तो अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? जैसे देखो, सब्जेक्ट। मान लो उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं कि आपका सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे अबाउट है, बुक है, ये आपका सब्जेक्ट है। इसको गहरा करना होगा तो आप क्या करना, उसी पेन से इस पे दोबारा चला देना। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया? गहरा हो गया। तो ये रहा बच्चों आपका 4 नियम। क्या? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय। यस बच्चों, अब इसके बाद 5वां नियम आता है, वह आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज इतना आप कि सेंडर एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, एक लाइन छोड़ करके डेट कैसे लिखा जाएगा, एक लाइन छोड़ करके पाने वाले का पद और पता कैसे लिखा जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट कैसे लिखा जाएगा। ये 4 फंक्शन बेहतर तरीके से बेटा आप इसका अध्ययन कर लेना। अगला प्रोसेस आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थियों, घर पे बैठ करके आप अपने समय को व्यर्थ न करो। ठीक है, ये समस्या आपके सामने जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा, ये कब तक चलेगा इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं। इसलिए घर पे बैठ करके जो कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा, उन सब का बैठ करके गहन अध्ययन करो, उसको समझो, उसका अभ्यास करो, ताकि आप बेहतर क्लास में आने के बाद उसको और अच्छी भी तरीके से समझ सको। ओके, थैंक्स।